नमस्कार, आप देख रहे हैं फोक फनकार और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। आज हम एक ऐसे फनकार के साथ आए हैं जिसको देखकर आपको बहुत इंस्पिरेशन होगी और आपको लगेगा कि वाकई में कोई ऐसी लोक गायिका है जिसने अपनी मधुर वाणी से पूरे उत्तराखंड के गीत को पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसारित किया है। सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं, हमारे साथ पूनम सतीश जी इस वक्त मौजूद है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगी। आप लोगों का भी या सबको मेरा नमस्कार। पूनम सतीश जी, सबसे पहले ना मेरे को आपके बारे में जब मैंने पढ़ा और समझा, बहुत सारी वायरल वीडियोस देखी, तो उसमें सबसे मेनली जो मुझे नज़र आया कि आपको बनना था डॉक्टर, लेकिन आप आई म्यूज़िक लाइन में। इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या कुछ रही, मुझे ये जानने में बहुत एक्साइटमेंट रहेगी, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं और उसके बाद वो उसी फेम के साथ आगे बढ़ते हैं जो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। जी बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि जब मैं शुरुआती जो मेरे सब्जेक्ट थे बायो थी, मेरी मम्मी का सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, क्योंकि ना मम्मी की तबीयत ख़राब बहुत रहती थी और मेरे को भी बहुत इच्छा थी कि उस समय लगता था जिसके पास साइंस है वो ही सबसे ज़्यादा होशियार है। और पर म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरी जो भी स्कूल या कॉलेज में कोई भी एक्टिविटी होती थी मैं सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। और हमारा ये दुर्भाग्य भी मान लो कि उस स्कूल में म्यूज़िक सब्जेक्ट नहीं था। तो मैंने फिर साइंस ली थी, बायो ली थी। उसके बाद एक बार मैंने एक ऐड पढ़ा था। मैं गाती तो थी स्कूल टाइम से ही, और एक ऐड पढ़ा था पेपर में, ऋषिकेश में जब मैं थी, कि गढ़वाली सिंगर चाहिए। तो उस समय मुझे गढ़वाली गाने इतने आते भी नहीं थे, मैं छोटी थी, 11वीं-12वीं में पढ़ती थी, हिंदी गाती थी। तो फिर मैं देहरादून, मेरे मामा जी वो कटिंग लेके आए थे मेरे पास। वो वैसे टीचर हैं पर उन्हें भी शौक था गाने का। जो मेरी नानी थी, मम्मी की जो चाची हैं, तो मैंने उनसे बचपन में बहुत वो सीखा था। जब शादी होती थी हमारे यहाँ तो मंगल गीत गाए जाते थे शादी में। तो मेरी जो नानी थी और मेरी मम्मी की बुआ, जिन्हें हम बूढ़ी जी कहते थे, तो आसपास ही सब मम्मी का पूरा परिवार था, चाचा ताऊ सबके घर आसपास थे। तो हम उन्हें बचपन में, हम उन्हें लता मंगेशकर आशा भोसले की जोड़ी भी बोलते थे। तो हर जो भी, क्योंकि फैमिली इतनी बड़ी थी मम्मी की जो मायके की थी, जो हर हर साल वहाँ शादियाँ होती थी और हमने वहीं से मंगल गीत उनके मुँह से सुने थे, जो मंगल आजकल गाए जाते हैं। तो वो शौक़ मुझे गाने का बचपन से था। मामा जी बोलते थे ये तुम्हारे अंदर जो गुण है ना वो नानी वाला है कि तुम गाती हो। तो वो मेरे पास एक ऐड लेके आए थे कि गढ़वाली सिंगर चाहिए। यहाँ पे एक R.K. वर्मा जी हैं, वो फिल्म भी बनाते हैं, उनके बेटे हैं मनीष वर्मा। तो मैं यहाँ ताऊ जी रहते थे मेरे माता मंदिर में, तो उनके घर आई तो अपने बड़े भाई के साथ, ताऊ जी के बेटे के साथ वहाँ इंटरव्यू के लिए गई। घंटाघर में उनका ऑफिस था। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपने म्यूज़िक में कुछ किया है? यहाँ पे जो इंटरव्यू के लिए आए थे उन्होंने, किसी ने म्यूज़िक से MA था, कोई PhD। मैंने कहा मेरे तो सब्जेक्ट है नहीं है। तो उसके बाद फिर मेरी मौसा जी रहते थे रेस कोर्स में। तो उन्होंने कहा तुम ना यहीं से कुछ सीखो म्यूज़िक में, और तुम अच्छा गाती हो, सुनते ही थे मेरे को। तो उन्होंने मुझे मिलवाया था एक, जिन्होंने रैबार मूवी बनाई थी, राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनियाल थे शायद, उन्होंने रैबार मूवी बनाई थी, उसमें लता जी ने भी एक गाना गाया था। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। वो संस्कृति विभाग में रजिस्टर्ड उनका एक ग्रुप था। तो मैं जब उनसे मिली तो उनके साथ मैंने शुरू किए प्रोग्राम करने। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं म्यूज़िक में कुछ सीख भी लेती हूँ। तो MKP कॉलेज है, उसके ठीक सामने ममता माथुर मैम थी, जिनसे मैंने सीखना शुरू किया प्राइवेट क्लासेस। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, तुम साइंस रहने दो, 12th म्यूज़िक से करो दोबारा, और म्यूज़िक में ही आगे करो ना, तुम अच्छा गाती हो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने 12th म्यूज़िक यहाँ फिर MKP में म्यूज़िक लिया 12th में, फिर BA किया, फिर MA भी कर लिया। फिर इस तरह से शुरुआत हुई। फिर मैं यहाँ जब आई देहरादून में, मैं मुझको किसी ने जीत सिंह नेगी जी से मिलवाया था, आज वो हमारे बीच नहीं है, इतने वरिष्ठ कलाकार, बहुत अच्छे राइटर गायक रहे हैं। तो जीत सिंह नेगी जी के घर, उनका घर है नेहरू कॉलोनी में। तो उनके आवास पे हम लोग गए। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हें गाने का शौक है? छोटी थी मैं, 12th में पढ़ती थी। तो वो मुझे एक धात संस्था से उन्होंने मुझे मिलवाया। वहाँ पे आज भी जो मेरे साथ बहुत सबसे छोटी मैं थी उस ग्रुप में। तो एक उनका एक फुलकंडी करके कार्यक्रम हुआ था टाउन हॉल में। तो वहाँ पे जितने भी और सिंगर्स थे वो अच्छे स्कूल में इस समय म्यूज़िक टीचर हैं। कोई वैलम्स में है, कोई समर वैली में है, हेरिटेज स्कूल में है, मतलब मुझसे काफ़ी बड़ी हैं, मेरी मम्मी की एज की। तो उनके साथ भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। फिर मेरा रुझान म्यूज़िक भी जब मैंने सीखने लगी, जब गढ़वाली गीत तो मुझे जब समझ में आने लगे, तो मेरा बड़ा भाई ना ट्रांसलेट करके 1-2 गीत उन्होंने मुझे बताए थे नेगी जी के। मैंने कहा यार इसका तो बहुत अच्छा मीनिंग है, हमारे गढ़वाली गीत तो बहुत अच्छे होते हैं। और
पहाड़ जाने का मुझे बहुत शौक होता था, क्योंकि मेरा तो जन्म ऋषिकेश में हुआ था। मैं जब गंगा जी की तरफ सामने देखती थी, मैंने कहा कभी मुझे मौका मिलेगा कि मैं पहाड़ों में घूमूं। तो इसके माध्यम से मुझे एक ऐसा मतलब फील्ड मिल गया था कि मैं अपने पहाड़ों को भी जानने लगी थी, और पहाड़ी और एक्सप्लोर करने का बहुत हाँ, ज़्यादा मौका आपको मिला। बहुत ज़्यादा। फिर इस तरह से बस शुरुआत हुई, तो मैं फिर इस फील्ड में ही आ गई। क्योंकि मैं आपसे अपनी स्टोरी कोरिलेट इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैं भी पहले यही सोचती थी कि मैं एक एनिमल डॉक्टर बनूंगी। अच्छा। फिर उसके बाद मैं जर्नलिज्म फील्ड में इस तरीके से घुसी कि मुझे समझ ही नहीं आया, फिर मुझे लगा डॉक्टर नहीं, मुझे जर्नलिज्म फील्ड ही बेस्ट लगा। हाँ। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई इंस्पिरेशन रहा जिसको आपको लगा कि हाँ मैं इस सिंगर को देख रही हूँ और मुझे भी इस तरीके का कुछ करना है, इस तरीके का फेम मिले, फैन बेस मिले, ऐसा कुछ? सच बोलूँ तो मैं ना कभी इस फील्ड में जब आई, तो ऐसा नहीं कि मुझे प्रोफेशनल सिंगर फेमस होने के लिए मैंने नहीं किया काम। मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि स्कूल में भी कल्चर एक्टिविटी होती, तो मैं ही सबसे ज़्यादा मतलब उसमें लीडरशिप करती थी, बच्चों को तैयारी, क्योंकि म्यूज़िक टीचर था नहीं स्कूल में, तो बच्चों को तैयारी करवाती थी लीडरशिप में। तो मैंने शौकिया तौर पे किया, मतलब ऐसा नहीं सोचा कि मैं इसकी तरह बनूँ या उसकी तरह बनूँ। अब वो करते करते हो गया, माता रानी का थोड़ा आशीर्वाद रहा कि लोगों ने पसंद किया, और बहुत छोटी उम्र में ही मेरे को अच्छे अच्छे मंच मिलने लगे, अच्छे लोगों के साथ काम किया। जो शुरुआती दौर जब दूरदर्शन में मेरी पहली रिकॉर्डिंग हुई थी, मैंने चंद्र सिंह राय जी के साथ गीत गाए थे। वो एक नए साल का प्रोग्राम था, न्यू ईयर पे। तो आपका फर्स्ट सॉन्ग कौन सा रहा? फर्स्ट तो वैसे मैंने कुछ जौनसारी भी गाए थे, और जो पहला गीत मेरा था माया लेगे, मैंने गाया था। तो आपको याद है वो गाना? हाँ बिल्कुल याद है। क्योंकि फर्स्ट सॉन्ग है, उससे तो बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी, बैक स्टोरीज भी बहुत कुछ रही होंगी। आपको लगा हो कि यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, इसको मेमोरेबल क्रिएट किया जाए। क्या लगता है आपको इसके पीछे की बैक स्टोरी कुछ मेमोरेबल? बैक स्टोरी कुछ इतनी है नहीं, बट ये जब मैंने गाना रिकॉर्ड किया था, तो उसके बाद ये दुबई में एक संस्था थी, जनहित विकास समिति, वहाँ पे लोगों ने जब ये सुना यूट्यूब पे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो मुझे फर्स्ट चांस फिर दुबई जाने का मिला था, 2009 या 10 की बात है। तो 2 लाइन हो जाए। जी बिल्कुल। माया आप समझती होंगी, लव सॉन्ग है, प्रेम जी। माया को कहते हैं। हो माया लेगे, माया लेगे, माया लेगे, माया लेगे, मेरा दगड्या त्वे माँ मेरी माया लेगे, मेरा गेल्या त्वे माँ मेरी माया लेगे। रात तेरा सुपन्या दिन माँ तेरू ख्याल, बहुत बुर होंदो माया को जंजाल। हो रात तेरा सुपन्या दिन माँ तेरू ख्याल, बहुत बुर होंदो माया को जंजाल, माया को जंजाल। तेरा प्रीत का रंग माँ रंग ग्यों, तेरा प्रीत का रंग माँ रंग ग्यों। माया लेगे, माया लेगे, माया लेगे, माया लेगे, मेरा दगड्या त्वे माँ मेरी माया लेगे। बहुत खूबसूरत, क्योंकि हम लोग जब इसको रिकॉर्ड होने के बाद जब पब्लिश होता है फिर उसके बाद हम सुनते हैं, और कई लोग तो ये गेस करते हैं कि ऑटो ट्यून होगा, लेकिन मैंने तो लाइव सुन लिया है, अब कहीं से भी नो चांस है कि ऑटो ट्यून वाली तो बात ही नहीं है, खुद ही नेचुरल वॉइस आपकी इतनी प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी वॉइस। लेकिन जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे गढ़वाली सॉन्ग्स की, आपने जौनसारी में भी बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन आपको क्या लगा, क्योंकि आप सिंगिंग तो करती थी, तो आपको ये नहीं लगा कि हिंदी म्यूज़िक से स्टार्ट करना चाहिए? आपने ये गढ़वाली अपने फोक कल्चर ही को क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि इसमें तो इतना स्कोप भी नहीं था पहले, अब जाकर तो फिर भी लोग इसको अडॉप्ट करने लगे। मैं तभी कह रही हूँ कि मतलब हमने ये नहीं सोचा था कि मेरा कुछ नाम हो। मैंने स्टार्टिंग में हिमालय फिल्म्स के लिए हिंदी भजन भी गाए थे 2, वो भी लोगों ने काफ़ी पसंद किए थे। तो मतलब इस गढ़वाली गीत से पहले मैंने हिंदी भजन गाए थे, माता के भजन थे, उसमें नवरात्रे थे। तो मैंने सबसे पहले जिस दिन मेरी रिकॉर्डिंग थी, मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा पापा मेरी पहली रिकॉर्डिंग है, मुझे आशीर्वाद देना, मैं भजन गा रही हूँ। तो पापा ने कहा ठीक है। तो वो भजन भी बहुत सुंदर था, हालांकि हिंदी यहाँ पर कम सुनते हैं लोग। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपने उत्तराखंड के कल्चर के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं अभी नई जनरेशन में थी, मुझे समझ नहीं आता था। मैंने कहा अगर नए लोग नहीं जुड़ेंगे तो जो पुराने सिंगर हैं तो यहीं तक ख़त्म हो जाएगा।
फिर मुझे ये प्रेरणा मिली कि नहीं, हमें भी करना चाहिए। और आज नए बच्चे भी काम कर रहे हैं तो बहुत खुशी होती है कि वो अपने उत्तराखंड की संस्कृति को बहुत आगे लेके जा रहे हैं और अपने कल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं और हम उस काबिल है कि हम अपने कल्चर को एक वर्ल्ड वाइड पहचान दे रहे हैं। वो उससे बड़ा काम आप कर ही नहीं रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पूनम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, देखिए यहाँ पर बहुत सारे कल्चर्स की हम लोग जब बात करते हैं और म्यूज़िक की बात जब होती है तो पंजाबी कल्चर को हम देख रहे हैं कि कितना पसंद लोग कर रहे हैं, उनके म्यूज़िक को कितना ज़्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है। हिप हॉप कल्चर हो गया और भी डिफरेंट कल्चर्स को, रैप कल्चर को आजकल ज़्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है। और उस बीच आप गढ़वाली म्यूजिक, जौनसारी, उत्तराखंड के लोक गायक होकर इसको प्रमोट कर रही हैं, कितना डिफिकल्ट हो जाता है आजकल के सिनेरियो? बिल्कुल बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पंजाबी एक भाषा है जो बॉलीवुड में भी पंजाबी सॉन्ग, हम तो बचपन में हम खुद जब डीजे वीजे शादी में चलता तो गढ़वाली गीत उसमें बजते भी नहीं थे। हम लोग खुद पंजाबी में, कह रही मैं हिंदी ही गाती थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि हमारी जो भाषा है इसको एक पहचान नहीं मिली है, क्योंकि एक तो इसकी लिपि नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में हर 10 कदम वो कहते हैं कि 10 किलोमीटर पे ही भाषा बदल चेंज हो जाती है। तो उसकी कोई लिपि भी नहीं है और हर कोई इसको समझ नहीं पाता है। तो इसके लिए तो मैं सोचूंगी कि सरकार को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि इसको बोली नहीं, भाषा का रूप अगर मिल जाए, नई स्कूलों में पाठ्यक्रम में अगर इस भाषा को सम्मिलित किया जाए कि लोग समझें इस भाषा को। नई पीढ़ी का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब पुराने लोग जब तक पुराने लोग हैं तो उस समय कैसेट वगैरह सुना करते थे, 8 गानों की एल्बम हुआ करते थे, लोग खरीदते थे तो सारे गाने हिट हो जाते थे। अब यूट्यूब नई जनरेशन चलाती है, पुराने लोग तो चलाते नहीं हैं। और नए लोगों को अगर अपनी भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो इससे मैं मानती हूँ कि परिवार को भी सहयोग करना चाहिए कि अपने बच्चों से अपनी बोली भाषा में अपनी बात करें, अपने उत्तराखंड के कल्चर के बारे में बताएं। मतलब सिर्फ गीत संगीत नहीं होता कि संस्कृति सिर्फ गीत संगीत तक सीमित है। हमारी खेत खलियान, मैं तो बचपन में ऋषिकेश में रही हूँ तो हमारी थोड़ी बहुत हमारी ज़मीनें थी, मैंने गायों का भी काम किया है, मेरी मम्मी गाय पालती थी। मैंने अपने खेतों में रोपाई भी लगाई है। आज हालांकि मम्मी लोग थोड़ा आधे में देते हैं, लेबर काम करते हैं, तो हमारे लिए मनोरंजन के साधन होते थे वो। उस समय एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होते थे, वो इन्हीं सब चीज़ों में टाइम पास हो हाँ, जाया करता मतलब था, हमें घर भर लगता के था कामों कि में। त्योहार है ये। हाँ। हमें जब जिस समय हमारा अभी ये सावन के महीने जिस समय रोपाई लगती थी, आषाढ़ के महीने में खेतों में हल लगते थे, तो हमें लगता हमारे घर में ना त्योहार है, बहुत सारे लोग आएंगे, घर में उनके लिए खाना बनेगा। जो खेतों में काम करते थे हम घर से बना के उनके लिए खाना लेके जाते थे, तो हम उस चीज़ को ना एंजॉय करते थे, हमारे लिए खेल ही वही था। तो अब के बच्चे मुझे नहीं लगता कि वो गाय का गोबर उठाना भी पसंद करेंगे। हम तो जब स्कूल भी जाते थे, 2-2.5 किलोमीटर मेरा स्कूल था, हम पैदल जाते थे उतने दूर, फिर मम्मी के साथ सारा काम निपटा के सुबह गायों को घास वास दे के माँ के साथ गोबर को उठा के फिर हम स्कूल के लिए तैयार होते थे, और फिर स्कूल भी हम 2-2.5 किलोमीटर पैदल जाते थे। तो वो हमें एक मनोरंजन लगता था, हम उसको खुशी खुशी काम करते थे। और आजकल के बच्चों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उसको अगर उनका आधा किलोमीटर पे भी स्कूल होगा तो वो गाड़ी से उनको छोड़ने जाते हैं पेरेंट्स। तो हमने वो स्ट्रगल वाली लाइफ जी है और उसको एंजॉय किया है। मतलब ऐसे नहीं हमें वो बोझ लगी, हमें अच्छा लगता था, और मजा आता था बहुत। हम गप मारते हुए उतने दूर से पैदल आते थे, बैग होते थे हमारे पास। वो गोल्डन एरा और वो गोल्डन टाइम वापस लौट कर नहीं आता और आजकल की जनरेशन उसको फील भी नहीं कर पाएगी। पूनम जी, आपके साथ बात करके बहुत मजा आ रहा है और बिल्कुल कोरिलेट हमारे ऑडियंस भी कर पा रही होगी। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और पूनम जी से और भी दिलचस्प बातें करेंगे। फोक फनकार में आज हमारे साथ पूनम सती जी इस वक्त मौजूद है, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। पूनम जी, देखिए आपने यूट्यूब म्यूजिक की बात की और यूट्यूब में अपकमिंग जनरेशन किस तरीके से सॉन्ग्स को कोरिलेट कर रही है उसका जिक्र आपने किया, और मुझे उसी से एक बात याद आई कि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है वो ऐसे म्यूजिक्स को सुनना पसंद करती है जो वो समझ पाती है। लेकिन अगर गढ़वाली जौनसारी भाषा को देख लिया जाए तो इसकी एक बहुत ही कम स्केल में लोग इसको जानते हैं। वर्ल्ड वाइड तरीके से हिप हॉप रैप कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसको ज़्यादातर व्यूज़ मिलते हैं, सुनते हैं, और अक्सर शादियों में भी उन्हीं गानों को सुना जाता है और उसी पर नाचा जाता है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इस कल्चर को सस्टेन करने के लिए आप क्या कर रही है? बिल्कुल, अब हमें भी जैसे काफ़ी सिंगर्स भी हैं अभी न्यू जनरेशन के, तो वो अपने म्यूज़िक को थोड़ा नए स्टाइल में भी लेके आ रहे हैं। हाँ। और अब ये देखा जा रहा है कि अब गढ़वाली जो शादियां होती हैं उसमें हमारे उत्तराखंड के गीत बजते हैं, डिमांड होती है, देश विदेशों में भी हम जाते हैं तो अब लोग सुनते हैं। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना अब नए नए सिंगर्स ने सब खराब कर दिया, मैं नहीं मानती इस चीज़ को। अगर वो बदलाव नहीं लाएंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे।
अगर हम उसी पुरानी चीज़ को लेके आते रहेंगे, पुरानी चीज़ को आप गाओ बट उसमें म्यूज़िक थोड़ा नया होना चाहिए, उनका नई पब्लिक के हिसाब से टेस्ट हाँ होनी चाहिए, तभी उसको न्यू जनरेशन एक्सेप्ट करेगी। एक बार की मैं आपको बात बताती हूँ, हम लोग एक कार्यक्रम यम किशोर ब्लॉक जो मेरा अपना मायके का गांव पड़ता है, वहाँ पे उत्तरायणी मेला होता है, गेंदी का मेला। तो मैं वहाँ से आ रही थी प्रोग्राम से, दिन का प्रोग्राम था, हम इवनिंग में आ रहे थे, मैं हस्बैंड थे, हम दोनों ही लोग थे। तो वहाँ पे एक ना स्टूडेंट थी, एक लड़की, उसका शायद कोई एग्ज़ाम था, वो पेपर देने उसको सेंटर पड़ा होगा उधर, वो देहरादून की थी। तो उसने हमसे लिफ्ट मांगी क्योंकि वहाँ थोड़ा कन्वेंस की दिक्कत होती है रात को पहाड़ों में। तो हमने उसे गाड़ी में बिठाया, तो हम बातें कर रहे थे ऐसी। मैंने कहा बेटा यहाँ पे कि मैं कोई एग्ज़ाम देने आई थी। मैंने कहा ओके। मैंने कहा आप उत्तराखंड से हैं? कि हाँ नहीं, कि मैं देहरादून से हूँ। कि मैंने कहा हाँ बट मैं ये पूछना चाह रही हूँ आप गढ़वाली हो या मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो? नहीं हूँ तो हम गढ़वाली। फिर मैंने कहा आपका गाँव कहाँ है? कि हमें नहीं मालूम। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा बेटा एक बात बोलूँ आपको मतलब ये बोलने में शर्म आती है कि हमें तो गढ़वाली आती भी नहीं है। कि तो मैंने कहा आपको शर्म आती है कि आप गढ़वाली हो? आपको पता है उत्तराखंडी होना कितने गर्व की बात है। मैंने कहा यहाँ 4 धाम है। मैंने कहा वर्ल्ड से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मैंने कहा भगवान स्वयं यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। मैंने कहा जब श्री कृष्ण भगवान जिनको यहाँ नागराज के रूप में पूजा जाता था, वो भी जब यहाँ पर आए थे, तो एक कहानी है घंगूर अमोला की और श्री कृष्ण जी की, कि वो उन्होंने यहाँ पे जब वो क्षेत्र देखा था जहाँ सेम नागमुखेम, अगर आप गई होंगी तो इतनी खूबसूरत धरती है कि उन्होंने भी वहाँ के जो राजा थे उनसे ज़मीन मांगी थी कि मुझे यहाँ पर रहना है। भेष बदल के आए थे, वो पहचान नहीं पाए थे कि भगवान है। अज्ञातवास भी जब पांडवों को हुआ था, वो उत्तराखंड में ही आए थे। नर नारायण ने यहीं तपस्या की थी। केदारनाथ जी का धाम है यहाँ। मैंने कहा जहाँ शिव पार्वती का निवास है। मैंने कहा ऐसी धरती में हम रहते, तुम्हें तो गर्व फील महसूस होना चाहिए कि ऐसे उत्तराखंड से हम लोग हैं। तो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम, हमें ये सब चीज़ें किसी ने बताई नहीं। तो इससे मतलब पेरेंट्स का बहुत बड़े में रोल होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को उनसे अपनी भाषा में बात करें, ताकि उन्हें समझ में तो आए जैसे हमें आया। मुझे भी नहीं आती थी छोटे में, जब पापा लोगों ने सब बताया इस गाने का मतलब ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा इतने अच्छे राइटर हमारे उत्तराखंड में हैं। चाहे वो चंद्र सिंह राय जी के साथ जब मैंने काम किया था, उनकी रचनाएं, उनकी गायकी सुन लीजिए। आज हीरा सिंह राणा जी की भी वो है, शायद जयंती है। वो इतने अच्छे कलाकार थे। हमारे नेगी जी हैं, उनकी रचनाएं देखिए, उनके गानों का कितना अच्छा मीनिंग है। इतने अच्छे अच्छे राइटर हैं यहाँ पर, इतने अच्छे। तो पूरे उत्तराखंड को डिस्क्राइब किया होता है और वहाँ पर क्या कुछ संस्कृति है उसके बारे में भी अपने म्यूजिक के जरिए बताया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे उत्तराखंड का कल्चर बहुत रिच है, इसमें विधाएं बहुत हैं। आप किसी और स्टेट में जाएंगे आपको 2-4 ही विधा मिलेगी, पर यहाँ पे इतनी है कि पांडव नृत्य है, जागर है, खुदेड़ गीत है, थड़िया, चौफला, झोड़ा, न्योली, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल बहुत रिच कल्चर है हमारे उत्तराखंड का। बिल्कुल पूनम जी, लेकिन जिस तरीके से हम लोग म्यूजिक की बात कर रहे थे, तो क्या ऐसा आपका कोई गाना है जिसको युवा बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, हमारी अपकमिंग जनरेशन, और कभी आप किसी ऐसे इवेंट पर गई हो अचानक से और आपका म्यूजिक बज चुका हो, आपका सॉन्ग बज गया और आपको ऐसा लगा हो सच अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, ऐसा कभी हुआ ऐसा? ऐसे हाँ 1-2 गीत हैं, और अभी अपकमिंग बहुत सॉन्ग है। ये थोड़ा इस समय बरसात का सीजन, जिस वजह से हम वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बिल्कुल नई जनरेशन के हिसाब से ही वो सॉन्ग बना है, जिसे आजकल लोग कहते हैं डीजे गीत। मुझे हर बार लोग बोलते थे कि आप थोड़ा डीजे गीत भी बनाइए, डीजे गीत। मैंने कहा बिल्कुल बनाएंगे, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि नई जनरेशन अगर आपसे तभी कनेक्ट होगी जब उनके हिसाब का फ्लेवर उनको मिलेगा। तो एक हमने पुराने लोकगीत को भी हमने थोड़ा न्यू फ्लेवर दिया था, तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया था उसको। मतलब मंच पे भी काफ़ी बच्चे उसको परफॉर्म करते हैं उसमें। नीलिमा सॉन्ग अगर आपने सुना होगा। 2 लाइन हो जाए। हमारी ऑडियंस ना सिर्फ वो गीत सुन के खुश होती है, उन्हें नाम समझ नहीं आता, आप पूरा गा के बताइए। हाँ, ये पुराना लोकगीत है, इसे पहले भी कई सिंगर्स ने गाया है उत्तराखंड में। तो हमने इसको जब नई तरीके से थोड़ा नए अंदाज में गाया तो लोगों ने बहुत इसको पसंद किया। वो पहला ही अपने चैनल पे मैंने गीत डाला था, तो मेरे मिलियंस में इसमें व्यूज़ आ गए थे बिना किसी प्रमोशन के। तो उसकी मैं आपको 2 लाइन सुनाऊंगी। ले पकी जाला केला मा, ले पकी जाला केला, ले पकी जाला केला मा, ले पकी जाला केला, ओ नीलिमा नीलिमा, ले पकी जाला केला, ओ नीलिमा नीलिमा, ले पकी जाला केला, ले तू भी आई जानू रे मेरे गाँव को मेला, ले तू भी आई जानू रे मेरे गाँव को मेला, ओ नीलिमा नीलिमा, मेरे गाँव को मेला, ओ नीलिमा नीलिमा, मेरे गाँव को मेला,
లేతిలుకాతెలమా లేతిలుకాతెల లేతిలుకాతెల ఓ బిరుమా బిరుమా లేతిలుకాతెల ఓ బిరుమా लेतिलुकातेला लेकती गाती होंदुरे तेरे गाँव को मिला लेकती गाती होंदुरे तेरे गाँव को मिला। बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत। मेले का गीत है जिसमें नीलिमा नायिका है और बीरुमा नायक है, तो वो उसको बता रहा है कि मेरे गांव में मेला होगा तो तुम आना, और हीरोइन पूछ रही है कि वो कब होगा, कौन सी गति, मतलब वो डेट पूछ रही है कि कब होता है। तो इस तरह से ये उन दोनों अब मैं नॉन गढ़वाली हूँ और इसलिए मैं आपको तो समझा रही वही हूँ। मैं कह रही हूँ कि मैंने अभी मीनिंग भी नहीं जाना था, लेकिन मुझे काफी हद तक समझ आ गया था। हाँ। तो यानी कि अगर समझने वाला हो, ध्यान से सुने तो वो समझ जाएगा। बिल्कुल, इतनी भी हार्ड हमारी भाषा नहीं है, नहीं बस है, बिल्कुल। वही कहते हैं ना कि प्यार की भाषा समझ जानी चाहिए, म्यूजिक की भाषा हर संगीत की वैसे भी कोई भाषा नहीं होती। हम जब पंजाबी गीत समझ लेते हैं, हम लोग अदर स्टेट के भी समझ लेते हैं, बंगाली समझ, तो हमारी भी समझने में इतनी बार दिक्कत नहीं सुनेंगे, होती। 2 बार सुनेंगे, आ जाएगा समझ। सुनिए तो सही। हाँ। इसमें एक कमेंट आया था, मैं मुंबई कॉथे के लिए गई थी, तो वहाँ पे कुछ लोग आए थे कि हम ना तेलंगाना से हैं, हमें आपकी भाषा समझ में नहीं आई, बट इसका जो आपका म्यूज़िक है ना हमें बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे बार बार सॉन्ग सुनता हूँ। वो कमेंट भी है इस गाने में, तेलंगाना से थे वो, बट वो हमारे उत्तराखंड के गीत को सुन रहे हैं। कई गीत हैं आजकल ऐसे जो नए सिंगर्स भी अभी गा रहे हैं, जैसे अभी वो गुलाबी शरारा चला था, तो उसमें भी कितने रील्स बने थे। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे अपने उत्तराखंड के कल्चर को लेके, तो ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा कि लोग उत्तराखंड के गीतों को भी देश विदेश में, पूरे इंडिया में सुनेंगे। नॉर्थ टू साउथ प्यार तो मिल रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल, बस एडॉप्ट करने की देरी है। लेकिन पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी लगातार हम संगीतमय माहौल अब इस वक्त हो चुका है, आपने इतना खूबसूरत अभी गीत भी गाया, और अब नवरात्रि भी आने वाली हैं। नंदा देवी के आप बहुत सारे गीत गा चुकी हैं, भजन गाती हैं, कुछ एक हो जाए जो आपको लगता हो कि बहुत प्यारा है। जी, वैसे तो बधान की नंदा, मैंने जब पहला नंदा का गीत गाया था, उससे मुझे बहुत पहचान मिली थी, नंदा कैसेट से मैंने गाया था। और अभी मैंने लास्ट ईयर एक निकाला था नंदा अष्टमी पे जी, तो उसकी मैं आपको एक लाइन सुनाऊंगी। नंदा तेरी जात, नंदा तेरी जात, ऊंचा कैलाशों की, ऊंचा कैलाशों की, जातरा तेरी ऊंचा कैलाशों की, पैटर्न लगी गे पैटर्न बैठी गे, जातरा तेरी ऊंचा कैलाशों की, पैटर्न बैठी गे पैटर्न लगी गे, खाडू चौसिंग्या खटोली रिंगाल के, खाडू चौसिंग्या छतोली रिंगाल की, सजन लगी गे सजन लगी गे सजन लगी गे सजन लगी गे, जय हो माँ मेरी नंदा भगवती, जय हो माँ मेरी राज राजेश्वरी। फनकार में आपने पूनम सती जी को सुना, और बहुत ही ख़ास ये शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी लोक गायिका से यहाँ पर मशहूर होने के चलते यहाँ पर किस तरीके से अपनी लोक संस्कृति को प्रसारित किया, और लोक संस्कृति को संरक्षित करने के लिए अपने युवाओं को यहाँ पर एकजुट करने के लिए ये लगातार अपने प्रयास कर रही हैं। फिलहाल जल्द मुलाकात होगी एक नए फनकार के साथ। फिलहाल नमस्कार।